Hello students, I hope you all are fine. Let us proceed further today with the next topic, that is method of charging. In electric charges and fields, we start with the next topic, method of charging. In the first two lectures, we studied about some basic information of charges and properties of charges. Today we will proceed further with methods of charging. फर्स्ट लेक्चर में हमने थियरी स्टडी किया था, सेकंड लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. मेथड्स ऑफ चार्जिंग को लेकर भी प्रॉब्लम्स जेडब्ल्यू एंड नीट दोनों में आते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आई वांट टू डिस्कस वन स्मॉल कंसेप्ट कॉल्ड एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स and insulators. You have studied about conductors and insulators in your lower classes. You can have heat conductors and heat insulators. You can have electrical conductors and electrical insulators. In this chapter, obviously, we are studying with electrical conductors and electrical insulators. It's very simple. We will just see some differentiating points between them. Now, if I want to differentiate between a conductor and an insulator, what are the main points you are expected to know? You know very well that conductors readily allow electricity to pass through them. कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से पास हो जाती है. इंसुलेटर्स ऑफर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है इंसुलेटर्स. ऐसा क्यों? व्हाई? तो आई एम श्योर यू कैन गेस इट. आपको पता है क्यों कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस. और हमको पता है ये फ्री चार्जेस कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स. सो कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस एंड इंसुलेटर्स डू नॉट हैव large number of free charges. Then the next point, if I ask you to tell me examples of conductors, तो आपको पता है examples of conductors में आता है metals, human body, animal body, and of course earth. इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, वो भी कंडक्टर्स होते हैं. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स. और इंसुलेटर्स में एग्जांपल्स कौन से हैं? तो मोस्ट नॉन मेटल्स, प्लास्टिक, ग्लास, पोर्सिलिन वगैरह वगैरह, ये सारे इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, ये सब ठीक है. एक बेसिक, ये सब तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने पढ़ा है. बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इज दिस, जो थोड़ा सा आपके लिए नया कंसेप्ट है. अगर ये कोई कंडक्टर है और ये कोई इंसुलेटर है और किसी तरह से इसको मैंने चार्ज दे दिया, सपोज ये कंडक्टर को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया. पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं? नहीं दे सकते. अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया मींस व्हाट? हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में. इट मींस दैट इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया. यू कैन नॉट गिव पॉजिटिव चार्ज टू अ बॉडी, बट व्हेन यू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस, it becomes positively charged.
Now, if I give positive charge to this conductor, then the positive charge will be distributed all over the outer surface of the conductor. Similarly, if I give negative charge हम दे सकते हैं to a conductor, then all the negative charge will be distributed uniformly distributed on the outer surface. You have to remember this. In an insulator, if I give positive charge, then suppose मैंने एक रॉड लाया है पॉजिटिवली चार्ज और इसको टच कर दिया, तो इस रॉड का पॉजिटिव चार्ज इंसुलेटर में आएगा, लेकिन वो पूरे इंसुलेटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो उसी रीजन में होगा जहां पर हमने उसको चार्ज दिया है. ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर? ये सारे डिफरेंसेस तो आपको पता है, बट ये डिफरेंस आप याद रखो, जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो द चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस, बट व्हेन यू गिव चार्ज टू एन इंसुलेटर, द चार्ज रिमेन्स लोकलाइज्ड एट दैट प्लेस ओनली. ठीक है, चलो. ऑल दिस वाज अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Why did I explain this? First, because when we are going to study methods of charging, this information of conductors and insulators may be helpful to us. So let us now start with methods of charging. There are three methods of charging. One method is friction. Second method is conduction. Third method is induction. So there are three methods of charging: friction, conduction and induction. चलो very fast एक एक करके हम सबको स्टडी करते हैं. कंडक्शन और इंडक्शन बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले फ्रिक्शन कर स्टडी कर लेते हैं. आपको पता है फ्रिक्शन मींस रबिंग, और थोड़ा बहुत हम फ्रिक्शन पढ़ भी चुके हैं. यू नो दैट इफ आई टेक अ ग्लास रॉड and if I rub it against a silk cloth, if I take a glass rod and rub it against a silk cloth, what will happen? याद आ रहा है आपको? Glass rod will become positively charged, silk cloth will become negatively charged. How did this happen? तो ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. सिल्क क्लॉथ में, आई मीन ग्लास क्लॉथ में थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. In the glass rod there are loosely bound electrons. ये loosely bound electrons क्या होते हैं? तो आपको पता है स्टूडेंट्स, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये उसका सेकंड ऑर्बिट है, ये उसका थर्ड ऑर्बिट है. सपोज we assume that our atom has got three orbits, then the electrons in the outermost orbit are far away from the nucleus. तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स ये इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कंपैरेटिवली कम है. सो व्हाट हैपेंस? these electrons can easily break apart from the atom and move around. वो एटम को छोड़कर चले जा सकते हैं. तो जब मैं इन दोनों को रब करता हूं, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर जाने के लिए एनर्जी चाहिए. So when we are rubbing, suppose this is a glass rod and I am rubbing it against the silk cloth, what happens? By rubbing, friction, you know what happens? Heat is generated. The electrons get thermal energy. Electrons get thermal energy. और इस thermal energy की वजह से वो एनर्जी को यूज करके वो इजीली न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़कर उसमें से बाहर निकल जाते हैं. दे ब्रेक अपार्ट एंड इजीली गो टू द अदर बॉडी. सो सिल्क क्लॉथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए. ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो क्या हो गया? देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव राइज टू पॉजिटिव चार्ज. Silk cloth has got excess electrons, so silk cloth it becomes negatively charged. So that is how you can create charges or you can charge a body by friction. So that was one method. Second method, conduction.
It is also called as charging by contact. Now, अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, अब हम कंडक्शन पढ़ रहे हैं. दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है? देखो, अगर आप फ्रिक्शन में कोई मेटल का रॉड लेते हो और उसको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हो, तो इट विल नेवर बिकम चार्ज्ड. Why so? You have studied in your younger age, you used to play with plastic scale or comb. You tried to rub it on the hair. So what happened? Any one of the object, either hair or the comb, lost charges and it became charged. Plastic scale या comb, दोनों में से जिस ऑब्जेक्ट को आपने यूज किया है उस पर चार्ज आता था, फिर वो छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करता था. वो इंसुलेटर था. प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, बट मेटल इज अ कंडक्टर. सो इफ यू आर होल्डिंग अ मेटालिक रॉड एंड ट्राइंग टू रब इट विद समथिंग, उस पर चार्ज तो आ जाएगा, बट आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर. अर्थ इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर. All the charges will flow from the metal rod into our body and into the earth, and so finally the metallic rod will never get any charge. So, coming to the point, remember, whenever you are charging a body by the method of friction, the body has to be an insulator. It has to be a non-conducting material. But if you are charging by the method of conduction, the body has to be a conductor. You remember this. Now, how do we charge by method of conduction? Suppose you have a neutral body. What do you mean by neutral body? No charges, है ना? न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्जेस नहीं होते हैं. ऐसा नहीं होता है, उस पर भी चार्जेस होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस विच आर पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं. इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है. मैं उसको ऐसे ही इंडिकेट करूंगा, जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस. द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल, सो वी कॉल इट एज न्यूट्रल. मीन्स वी से नो नेट charge. Now, if I bring another body which has got a net positive charge, what does that mean? It means that it has a deficiency of electrons. Now, if this body has got a net positive charge and it has to be a conducting body, it has to be a conducting body. So, if it is a conducting body, what will happen? All the positive charges are distributed on the surface. Suppose this body has got charge Q and this body is neutral. Let me draw the diagram once again. This is a body having charge Q and this is the neutral body. मैंने दोनों बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया है. ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये सारे नेगेटिव. ये न्यूट्रल है. क्या होगा? ये जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर ये इसके सारे एटम्स ऑलरेडी न्यूट्रल थे, उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे. अब क्या होगा? इसके जो नियरेस्ट एटम्स है, सपोज दिस आर द नियरेस्ट एटम्स, इनका जो न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए एंड दे विल नलिफाई. सो ये नलिफाई हो गए, ये पॉजिटिव चार्जेस चले गए, ये नेगेटिव चार्जेस भी चले गए. सो नाउ दिस एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, फिर यहाँ के कुछ और पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, तो और थोड़े इलेक्ट्रॉन्स नलिफाई करेंगे और थोड़े पॉजिटिव चार्जेस वहां तक चले जाएंगे. ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज
इक्वल नहीं हो जाता है। दैट मीन्स इसके ऊपर चार्ज Q है, इनिशियली ये बॉडी पर चार्ज Q था, इस पर चार्ज 0 था। कांटेक्ट में आने के बाद चार्ज कितना हो जाएगा, Q plus 0/2, that means Q/2. So finally this body will have Q/2 charge, this body will have Q/2 charge. दोनों बॉडी के ऊपर इक्वल इक्वल चार्ज आ जाएगा। अब ये तो हो गई पॉजिटिव चार्ज की बात। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वेल, दिस वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव चार्ज। What if I am giving a negative charge, if I am bringing a negatively charged body in contact with a neutral body? Suppose I have a negatively charged body and I am bringing it in contact with a neutral body. This body has got charge Q, this body has charge 0. Students, let me slightly break the link and ask you one question. Why on a conductor the charges are uniformly distributed? कंडक्टर के ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। सपोज ये कंडक्टर है, इसको मैंने बहुत सारा चार्ज दे दिया और ये सारा चार्ज अभी तो एक जगह पर लोकलाइज्ड है। आपको पता है लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल। Like charges repel, unlike charges attract. Unlike charges में दोस्ती होती है, like charges में दुश्मनी होती है। Like charges एक दूसरे को रिपेल करते हैं, unlike charges अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब कंडक्टर क्या होता है, वो चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करता है, इट अलाउज द चार्जेस टू फ्लो। अब ये सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो अंदर सरफेस में नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, वो हम आगे स्टडी करेंगे। इट इज अ concept to be studied further in something called as electric potential. So remember, they cannot go inside, but they will be spread on the surface. तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर 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 स्प्रेड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज थोड़ा दूर चला गया, ये दूर चला गया, ये दूर चला गया, अंदर कंडक्टर के अंदर तो नहीं जा सकते, तो सरफेस के ऊपर बिखर जाएंगे और दूर दूर पहुंच जाएंगे। जब तक सब में डिस्टेंस इक्वल नहीं हो जाता है, दे विल स्प्रेड। सो वी से दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सो नाउ व्हेन आई एम ब्रिंगिंग अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी in contact with a neutral body, what happens? इसमें क्या हुआ था, जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था तो इसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। तो अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन्स को, है ना? क्या बात करते हैं, दे डोंट अट्रैक्ट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहां होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और वो थोड़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो तो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। याद रखो स्टूडेंट्स, एक ही चीज अपनी जगह छोड़कर जा सकती है और वो है इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कभी भी किसी मटेरियल में से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे ट्रैवल करता है, पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज का ट्रैवल करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, नेगेटिव चार्जेस आर लॉस्ट। अब इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्जेस इसमें कैसे जाएंगे, तो इट इज वेरी सिंपल। अभी हमने डिस्कस किया कि ये सारे जो नेगेटिव चार्जेस है कंडक्टर के ऊपर, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। अब रिपल्शन होता है तो सारे दूर 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 खड़े हैं। आप एक एग्जांपल ले लो, आप यहां पर किसी एक जगह पर ग्राउंड में सब लड़के बॉयज खड़े हैं, सारे बॉयज में एक अंदर अंदर दुश्मनी है, सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, लेकिन आगे आपके प्रिंसिपल खड़े हैं तो प्रिंसिपल के सामने कोई झगड़ा नहीं करेगा, तो सारे बॉयज जो है एक दूसरे से दूर दूर खड़े हो जाएंगे। जितने दूर एक दूसरे से जा सकते हो आप उतने दूर चले जाओगे, दैट्स इट। अब और जगह नहीं है, वरना आप और ज्यादा दूर जा सकते थे। अगर ये ग्राउंड का एरिया थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, और थोड़े दूर फैल जाएंगे सब, है कि नहीं? बस एग्जैक्टली लाइक दैट। ये
इलेक्ट्रॉन्स पहले इतनी एरिया में स्प्रेड थे, इतने रीजन में। जैसे ही मैंने दूसरा एक न्यूट्रल बॉडी लाया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रैवल करके इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे, उनको थोड़ा जगह और मिल गया, तो रिपल्शन की वजह से वो इसमें ट्रैवल हो जाएंगे। तो बस बाकी का प्रोसेस तो सेम है, इसमें क्यू चार्ज है, इसमें जीरो चार्ज है, तो नेट चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज विल बी q plus 0/2, दैट मींस q/2। इस पर भी q/2 चार्ज आ जाएगा, इस पर भी q/2 चार्ज आ जाएगा। Students, they ask this type of questions in the exam, especially in G and NEET. They ask related questions. Let us revise. हमने अभी तक दो methods of charging study किए हैं. First was method of friction, second was conduction. दोनों में क्या difference है? तो friction takes place between insulating bodies. At least one body must be insulating, and you should not hold the bodies with your hands, bare hands. You should hold them with rubber gloves in your hand or something like that. So friction takes place by the method of rubbing. Conduction takes place by contact. Conduction takes place between conducting bodies only. Another difference, जब friction होता है, याद करो, अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज, ये अपना ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज Q है, ये सिल्क क्लॉथ है, तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज आ जाएगा -Q। तो ड्यूरिंग फ्रिक्शन द चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। मैं रिपीट करता हूं, ड्यूरिंग फ्रिक्शन द चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बट ड्यूरिंग कंडक्शन द चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज, फर्स्ट थिंग, दे आर नॉट ऑपोजिट, दे आर सेम। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होता है, बट द चार्जेस गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाफ हाफ नहीं बोल सकता हूं मैं। मान लो अगर ये बॉडी के ऊपर चार्ज +Q था और ये बॉडी के ऊपर चार्ज Q/2 था ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक a specific example, this body has got 5 coulomb, and let me not take Q/2, I may simply take this body has got 3 coulomb. तो इसमें दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, and this is 3 coulomb. That means this body has got some excess positive charge. Net positive charge इसका ज्यादा है, इसका net positive charge कम है। तो क्या होगा जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा? तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, मैंने जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, व्हेन आई टच द टू बॉडीज, one electron will move to the other body. There were already 3 positive charges, remember that. One electron has moved, so what happens? One positive charge gets nullified. Net, what happens now? This has got now 4 positive charges. This is a deficiency of 1 electron, so this also becomes 1 positive charge. So both the charges get equal. So instead of 5 coulombs, I mean 1 electron, if I take 5 coulombs here and if I take 3 coulombs here, the net charges on both the bodies will be 4 coulombs. What you will do is 5 plus 3 divided by 2, that is 8 divided by 2, that is 4 coulombs on each body. So that is how you find out the charge on the two bodies after conduction. So once again, what is the difference? In friction, the two bodies have equal and opposite charges after rubbing, but in conduction, the two bodies will have same charges. They will not be opposite. At the same time, the charges will be equally redistributed. Let us proceed with the next method of charging, that is induction. Very interesting. In the method of induction, you do not connect the two bodies. Induction. For induction also you need at least one body to be a conductor. Let us understand this with the help of an example. In induction, there is no contact between the bodies. Suppose I have this metallic conductor, conducting sphere. This is a conducting sphere.
and it is supported by an insulating stand. This is an insulating stand, and I bring a positively charged glass rod near this conducting sphere. I don't touch the two sphere, I mean the two bodies. Now what happens? इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. Now we know that this conducting sphere is made up of atoms. These atoms are electrically neutral, but the atoms which are on this surface will start developing a negative charge at one end. जितने नेगेटिव चार्जेस इधर आएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पर आएंगे. तो देखो यहाँ पर मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल 3 नेगेटिव चार्जेस ड्रॉ किए, तो इधर पे 3 पॉजिटिव चार्जेस ड्रॉ किए, तो नेट चार्ज क्या हो गया? नेट चार्ज 0. पहले भी 0 था, बाद में भी 0 हो गया, लेकिन क्या हो गया? ये सरफेस नेगेटिव हो गया, ये सरफेस पॉजिटिव हो गया. ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन. दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर with this explanation. Let's see what happens. I repeat, this is a conducting sphere supported on an insulating stand. You have negative charges here, you have positive charges here. I bring another conducting sphere in contact with this first sphere. Identical. Both the spheres will be identical. So it should be of the same size also. So I bring another identical conducting sphere supported on an insulating stand. What will happen? You guess it right. This surface will become negatively charged. Obviously, this surface will become positively charged. Now, this positive and negative will nullify. ये रॉड को तो वही रहने देना है, ऐसे टच भी नहीं करना है और दूर भी नहीं ले जाना है. अब क्या होगा? हमारे पास ये सिचुएशन हो गया. These are the two spheres. Hello students, are you able to understand? This surface has become negatively charged, this surface has become positively charged, and these two surfaces are neutral now, and the rod is still there. The rod is having positive charge. ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, ये रॉड को तो अभी भी रहने देंगे, लेकिन ये स्फीयर को थोड़ा दूर ले जाएंगे. So now this is the situation. Rod is still there. It has still got the same number of positive charges. This has got negative charges, and this has got positive charges here. And remember, this surface and this surfaces were neutral. Now I remove the rod. What happens? ये दोनों तो दूर चले गए, अब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. दे विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दिस पॉजिटिव चार्जेस विल बी आल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो हमने क्या किया है? इस स्फीयर को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया. अभी इस पर जो चार्ज आया है वो है इंड्यूस्ड चार्ज. I denote by Qi. It is induced charge. Induced charge, and this is the inducing charge. ये रॉड पर जो चार्ज था वो inducing charge. I denote it by Q. So remember, induced charge is always less than or equal to Q. हो सकता है दोनों इक्वल भी होंगे. अगर ये दोनों बॉडी सेम है तो वो सेम होगा, वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा. सो इंड्यूस्ड चार्जेस आर लेस देन और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्जेस. दैट इज वन थिंग आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड और रिवाइज द डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन. बट वन मोर थिंग, आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में
एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वही हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1.1। उसमें पूछा है हाउ डू यू चार्ज अ बॉडी विदाउट bringing in contact with any other charged body। मैंने शॉर्ट में ये क्वेश्चन को लिख दिया है। तो यही इंडक्शन वाला मेथड है। सपोज आपके पास ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो इनिशियली न्यूट्रल है, और फिर मैंने एक ग्लास रॉड ला दिया बाजू में। आई ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज और अ नेगेटिवली चार्ज। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बार याद कर लो, अगर ये ग्लास रॉड नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या होता, ये सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। मैं वो कंडीशन को रिपीट करूं फिर से, ग्लास रॉड पर अगर नेगेटिव चार्ज होता और अगर ये अपना स्फीयर है तो क्या होता, दिस सरफेस वुड हैव बीन पॉजिटिवली चार्ज। लेट मी कीप इट वन लेस, एंड इफ आई वुड हैव ब्रॉट अनदर स्फीयर इन कांटेक्ट विद दिस, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड, this would have been negatively charged, this would have been positively charged, automatically this would also become negatively charged. This negative and positive charges will nullify, and after I separate the two spheres, the first sphere becomes positively charged, the second sphere becomes negatively charged. Alright, so now coming to this example, if I bring a positively charged glass rod near the sphere, what happens? Yes, you guessed it right. Negative charges will be attracted at the surface nearer to the glass rod, and the other surface will become positively charged. Let us connect a wire to this sphere, and the other end of the wire is earth. This symbol is for earthing. Earthing is also called grounding. ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद थोड़ा सा अर्थिंग को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर मैंने एक वायर को ये स्फीयर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये मैंने दूसरा वायर का दूसरा एंड अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, अर्थ इज एन ओशियन ऑफ चार्जेस, इट इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्जेस। ओशियन जो होता है ना, समुद्र, उसमें से लाखों करोड़ों लीटर पानी समर सीजन में इवेपोरेट हो जाता है। तो ओशियन सूख नहीं जाता है, उसमें से चाहे जितना भी पानी निकालो वो सूखता नहीं। और वर्ल्ड की दुनिया भर की नदियां अपना पानी ओशियंस में डालती रहती है, वो भर भी नहीं जाता है। सो इट इज एन इनफाइनाइट सोर्स और एन इनफाइनाइट सिंक। अर्थ इज एन इनफाइनाइट source or sink of charges। सोर्स जब मैं कंसीडर करता हूं तो मैं चाहे जितने चार्जेस उसमें से निकाल सकता हूं, और अगर मैं सिंक कंसीडर करता हूं तो मैं चाहे उतने चार्जेस उसके अंदर डाल सकता हूं। तो अर्थ इज एन इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ चार्जेस। अब ये पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस ये कंडक्टिंग वायर में से ट्रैवल करके अर्थ में चले जाएंगे। फिर आप गलत सोच रहे हो, पॉजिटिव चार्जेस ट्रैवल करते नहीं है कभी। अर्थ में से नेगेटिव चार्जेस ट्रैवल करके वायर में से यहां आएंगे और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस नलिफाई हो जाएंगे। ये अर्थ में कौन से चार्जेस है? तो अर्थ इज बिलीव्ड टू बी एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। रिमेंबर दिस वेल। So all the negative charges from the earth will travel, come to the sphere, and these positive charges will be nullified. उसके बाद हम ये कंडक्टिंग वायर को निकाल देंगे। ये चार्जेस तो चले गए, क्या बच गया इस पर? सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया। अब मैं ये रॉड को भी हटा दूं, सो ये नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे and the sphere becomes negatively charged. I hope it is understood by you. Now let us revise once again the three methods of charging a body.
What are the three methods of charging a body? First is friction, that is by rubbing. Second is conduction, that is by contact. And third is induction. इंडक्शन में हम दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं. दूसरा पॉइंट डिफरेंसेस का. फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज मेटालिक नहीं होनी चाहिए. एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी एन इंसुलेटर. दोनों इंसुलेटर होगा तो चलेगा, बट बोथ शुड नॉट बी कंडक्टर्स. इन फ्रिक्शन एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी एन insulator. But for conduction, both the bodies have to be conductors. For induction, at least one body should be a conductor. Third point. In friction, both the bodies will have equal and opposite charges. Let me write down. Friction, conduction, induction. In friction, at least one body must be an insulator. Conduction, both the bodies must be conductors. Induction, at least one body must be conductor. This is one difference. Second difference, this takes place by rubbing. Here the two bodies are brought in contact, and here no contact. In this, thermal energy is responsible for the transfer of charges. Here, both bodies will have equal but opposite charges. Here, the charges are not equal. They are redistributed. And the formula will be Q1 plus Q2 upon 2. Where Q1 is the charge on one body, Q2 is the charge on another body. And both will be similar. Means either both charges will be positive or both will be negative. Both the bodies will have similar charges. In induction, what happens? The charges, let me write this way, Qi less than or equal to Q. What is Qi? Induced charge. And Q is inducing charge. पहले तो एक बात है, इंड्यूस्ड चार्ज इज लेस देन और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज. तो अगर ये ग्लास रॉड है, मैं एक बार फिर से याद करवा दूं, तो ये Q है और ये स्फीयर है जिसको हमने इंडक्शन करवाया है, तो इस पर जो चार्ज आया है वो Qi है. तो इंड्यूस्ड चार्ज इज लेस देन द इंड्यूसिंग चार्ज. सेकेंड थिंग, दे आर ऑपोजिट. अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा. तो कंडक्शन और इंडक्शन में दोनों चार्जेस, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन में दोनों चार्जेस ऑपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव. कंडक्शन में दोनों चार्जेस सिमिलर होते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रिक्शन में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है. कंडक्शन में चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज से कम हो सकता है या उसको इक्वल हो सकता है. So that is all about conduction, induction and friction. Now slight information about earthing, and then we will wind up our lecture for today. What is earthing? It's very simple.
मैंने अभी आपको समझा दिया था कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी, किसी भी बॉडी में एक्सेस चार्ज है. व्हाट डू यू मीन बाय अ चार्ज्ड बॉडी? इट सिंपली मीन्स द बॉडी हैज एक्सेस चार्ज, मीन्स इट हैज सम नेट चार्ज. अगर कोई बॉडी के ऊपर नो चार्ज, पहले बात तो नो चार्ज कहना गलत है. क्यों? चार्ज हर बॉडी में होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. सिर्फ नो चार्ज का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल. सो हम क्या कहते हैं? नो नेट चार्ज. ठीक है. तो अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सेस चार्ज होता है और अगर हम उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? एक्सेस चार्ज फ्लोज इनटू द अर्थ. Now remember one thing, if this excess charge is positive, then the positive charge will not flow into the earth, but negative charges from the earth will flow into the body and nullify this, और ये पूरा body nullify हो जाएगा, neutral हो जाएगा. और अगर ये negative charge होता, if these charges would have been negative, then obviously the negative charge will flow into the earth and again the body will become neutral. So what is the definition of earthing? It's very simple. The sharing of charges with earth by a charged body is called earthing. The sharing of charges with earth by a charged body is called earthing or grounding. Earthing को grounding भी बोलते हैं. ये हमारे बिल्डिंग्स में वायरिंग में बहुत काम आता है. हमारा जो बिल्डिंग्स होता है, अगर ये अर्थ है और ये अपना बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग. तो बिल्डिंग में जितने भी घर होते हैं उन सभी घरों में से एक मोटा सा वायर निकालकर अर्थ के अंदर उसको डाल देते हैं. दिस वायर इज पास्ड इनटू द अर्थ एंड द अदर एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटालिक प्लेट. ये बहुत थिक मोटा सा वायर होता है and this is a metallic plate. Very often in tall skyscraper buildings there is a tall wire called as earthing rod. तो कभी कभी जब लाइटनिंग होती है, बिजली होती है, तो लाइटिंग फॉल्स ऑन दिस रॉड. लाइटनिंग में बहुत हाई वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस हो सकता है, as much as 2.5 मिलियन वोल्टेजेस. अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सिर्फ 220 वोल्ट्स होती है और फिर भी इट इज वेरी डेंजरस एंड फेटल. तो आप सोच सकते हो कि 2.5 मिलियन वोल्ट्स क्या हो सकता है. बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को बहुत टेरिफिक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं. तो एक बड़ा सा ऐसा एक लाइटनिंग रॉड बिल्डिंग में लगाया जाता है. तो जब लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो इस रॉड पर गिरती है और ये रॉड बड़े से मोटे से वायर के साथ कनेक्टेड होती है, अर्थ में होती है. तो सारा जो चार्ज होता है वो अर्थ में फ्लो हो जाता है एंड द बिल्डिंग रिमेन्स सेफ. हमारे घरों में जो भी वायरिंग होता है, अभी ये अपना स्विच बोर्ड है, तो आपको पता है स्विच बोर्ड में एक 3 पिन सॉकेट होता है और ये उसका स्विच है. तो 3 पिन सॉकेट में जो ऊपर वाला सॉकेट होता है, इट इज कनेक्टेड टू अर्थ एंड द रिमेनिंग 2 वायर्स आर कनेक्टेड टू लाइव. वन इज लाइव, अदर इज न्यूट्रल. ऐसा क्यों होता है? ये डायरेक्टली अर्थ में कनेक्टेड नहीं होता है, ये किसी अप्लायंस के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है या गीजर है या रेफ्रिजरेटर है और टेलीविजन है. तो कभी कभी क्या होता है, फॉल्टी कनेक्शन की वजह से बॉडी को वायर टच हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी को, और अगर इसी इलेक्ट्रिक आयरन को हम टच करेंगे तो सारा चार्ज हमारी बॉडी में से अर्थ में फ्लो करेगा, तो हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा एंड इट मे बी डेंजरस टू अस. बट इफ दैट इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू अर्थिंग वायर, देन व्हाट विल हैपन? All the charge will flow through the wire into the earth instead of flowing through our body, and we are safe. So that is how earthing helps to save us, and it also saves all the equipments from damage. That is all about earthing. Students, now once you should read your textbook, read all the necessary information from the textbook. Today by evening I will post assignments so that you can start solving them. These assignments will have problems based on
basic properties of charges and methods of charging. Start solving those assignments which will be in the form of MCQs. In the next lecture, we will go ahead with the most important topic, that is Coulomb's law. Alright? ठीक है, it's alright. Have a nice day. Study well. God bless you.